अनुवाद को भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में देखा जाता है और भाषा विज्ञान भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत वह शब्दों को देखता है कि वो शब्द, उसकी संरचना, उसका स्रोत, उसका रूट क्या है, वह तत्सम है कि तद्भव है, वह संस्कृतनिष्ठ है या लौकिक शब्दावली से आया है, वह आयातित है, विदेशी शब्द है, उर्दू, अरबी, फारसी से लिया गया है, लैटिन से आया है, वगैरह वगैरह। ये सब देखा जाता है। और शब्द बना कैसे, उपसर्ग लगकर बना या प्रत्यय लगकर बना, धातु कौन सी है, फिर उसका अभीष्ट अर्थ क्या है, उस शब्द की संरचना से जो अर्थ, उसकी जो व्युत्पन्न अर्थवत्ता है वो क्या है। इस तरह जब हम शास्त्र और विज्ञान को मिलाकर शब्द की शक्तियों पर दृष्टि डालते हैं तो 3 शक्तियों का उल्लेख किया गया, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा सीधी सपाट अर्थवत्ता की ओर ले जाने वाली शक्ति है और जहां अभिधा का से प्राप्त होने वाला अर्थ बाधित होने लगे तो फिर लक्षणा शक्ति काम करती है। और लक्षणा भी जहां उस तरह की सार्थकता की द्योतक न बन पाए तो फिर वहां रचनाकार व्यंग्य की तरफ अग्रसर होता है। ये तीनों प्रकार की जो शक्तियां हैं, इन तीनों का औचित्य बोध, इन तीनों का सही सटीक सार्थक ज्ञान, यह भाषा के प्रयोक्ता को जैसे होना चाहिए वैसे ही अनुवादक को भी होना चाहिए। इसीलिए इसी आधार पर कि अभिधा से काम चलेगा कि लक्षणा से या व्यंजना से, इसका बोध यदि अनुवादक के पास होता है तो वह वांछित सटीक सार्थक शब्द का चयन कर पाता है। यही कारण है कि अनुवादक के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इन दोनों का आधिकारिक ज्ञाता होना अपेक्षित होता है। क्योंकि स्रोत भाषा में कोई शब्द किस रूप में चुना गया, प्रयुक्त हुआ और किस अर्थ का द्योतक बना, यदि यह वो समझ लेता है तो लक्ष्य भाषा में भी वह उस अर्थ विशेष को संप्रेषित करने में सफल हो पाता है। बलाघात और अनुतान ये भी भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। मौखिक और लिखित दोनों रूपों में वाक्य विन्यास तैयार करते हुए रचनाकार कहीं बल देता है, अधिक बल देता है, तो बल का आघात जब शब्द विशेष पर आता है तो अर्थ परिवर्तित होता है। अनुतान या टोन जिसको कहते हैं, वो जो टोन है वह उक्ति को सहज, सरल, सामान्य या वक्र बना देती है, इसलिए वक्रता भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बलाघात और अनुतान के कारण अर्थ परिवर्तित होता है और अर्थ परिवर्तन के विषय में भाषा वैज्ञानिक या भाषा का प्रयोक्ता जैसे सावधान सचेत रहता है, ऐसी अनुवादक को भी सावधान और सचेत रहना पड़ता है। अंग्रेजी में हम देखें कई मुहावरे, कई लोकोक्तियां, कई प्रयोग इस तरह के हमें मिलते हैं। अगर कहते हैं टिट फॉर टैट, तो यहाँ शब्द संपदा तो स्रोत भाषा की और स्रोत भाषा की संरचना की शब्द संपदा है। अंग्रेजी को पढ़ने समझने वाले लोग टिट फॉर टैट का अर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन हिंदी के पाठक को यदि या भारतीय भाषाओं में अंतरित करके यदि इसको संप्रेषित करना है तो फिर जैसे को तैसा ये प्रयोग हमने निर्धारित कर लिया। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति सरल है तो आप भी सरल रहिए, व्यक्ति कुटिल है तो फिर आप भी कुटिलता से ही काम लीजिए, क्योंकि बिना कुटिलता के वो आपका शोषण करेगा, आपके साथ
दुर्व्यवहार करेगा। इसलिए शब्द संज्ञा या क्रिया दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। अगर कहते हैं कॉट रेड हैंडेड, तो लाल हाथों गिरफ्तार तो नहीं कहते। अब ये जो शब्द चयन है, संरचना है, मुहावरे की, लोकोक्ति का जो विन्यास है, वो स्रोत भाषा के हिसाब से ठीक है, उसके पाठकों के लिए ठीक है, लेकिन लक्ष्य भाषा में यदि अंतरित करना है तो उस ग्राहक की मानसिकता को, भाषा के समाज मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर उसका अंतरण अनुवादक करता है। इसलिए हर भाषा में, स्रोत और लक्ष्य भाषा में, कोई भी स्रोत कोई भी लक्ष्य भाषा हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, ये सब अलग अलग प्रकार के होते ही हैं और बलाघात के द्वारा उनमें भेद पैदा किया जाता है या हो जाता है। यदि रचनाकार कोई किसी शब्द विशेष पर बल का आघात करता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। जैसे प्रेजेंट शब्द में प्री पर अगर बलाघात हो तो वो संज्ञा बन जाएगा, जबकि सेंट पर बलाघात हो तो वह क्रिया शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार चीनी शब्द माँ के अलग अलग सुर लहर के 4 अर्थ प्राप्त होते हैं। घोड़ा, एक कपड़ा, माँ, गोली देना या गाली देना। अतः ऐसे भाषा की आर्थी संरचना को प्रभावित करने के अनेक तत्व हमारे सामने हिंदी में, संस्कृत में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, इनमें मिलते हैं। मूल रूप के भीतर संरचनात्मक अर्थ, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, व्याकरणिक अर्थ, शैलीपरक अर्थ, सामाजिक अर्थ, प्रभावजनिक अर्थ, बहुत सारे अर्थ समाहित रहते हैं। शब्द का समानार्थी एवं अनेकार्थी अर्थ, रूप, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, औचित्य, वाच्य, देशकाल, सानिध्य, व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे कारण या फैक्टर होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। अर्थ विज्ञान का आश्रय ले गहन अध्ययन द्वारा उपर्युक्त गुणों को धारण करने की क्रिया से अनुवादक को अवगत होना ही होता है। अनुवादक का मूल दायित्व यह होता है कि वह स्रोत भाषा के शब्द को सटीक, सहज, सरल, बोधगम्य अर्थ में ग्रहण करे, समझ ले और उसे लक्ष्य भाषा में उसी तरह की सटीकता के साथ, सार्थकता के साथ संप्रेषित करे, अंतरित करे। अनुवाद की संपूर्णता भाषांतरण में नहीं, वरन शैली के अंतरण में होती है, टोन के अंतरण में होती है। लहजे को, जिस लहजे में स्रोत भाषा में कोई संवाद है, कोई पात्र बोल रहा है, कोई गीत है, कोई वाक्य विन्यास है, उस लहजे का अंतरण अत्यंत आवश्यक होता है। यदि वो शैली छूट गई तो मूल का जो सौंदर्य है वो अवरुद्ध हो गया, उसमें बाधा आ गई। इसीलिए हम शब्द की शक्तियों का रचनात्मक उपयोग अनुवाद करते हुए करते हैं, ताकि पाठक तक, अनुवाद के ग्राहक तक हम उस बात को उसी रूप में पहुंचाने की कोशिश यथासंभव कर सकें। अभिव्यक्ति के वस्तुतः 2 ही आयाम माने गए हैं, अर्थ और शैली। इसलिए अर्थ का संप्रेषण व्याकरणिक और भाषा वैज्ञानिक संरचनाओं में बंद कर किया जाता है। व्याकरणिक व्यवस्था है और ये व्यवस्था हर भाषा की अलग है। जो व्याकरण के अंग हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि आदि, इनका निर्धारण, इनका स्थान प्रत्येक भाषा में सुनिश्चित है और उसी के आधार पर वाक्य का विन्यास किया जाता है। अब अगर हम देखें कि शैली एक विशेष प्रकार का तत्व है जो लेखक, अनुवादक या पाठक की पहचान बनाती है। यानी लेखक किस शैली में किस बात को कहता है। अब उसके लिए भाषा भी बदलती है लेखक की, उसके लिए अगर छंद विधान है तो वह भी बदलता है, उसके लिए आलंकारिकता का सौंदर्य है तो वह भी बदलता है, शब्द चयन के प्रेरक कारण भी बदल जाते हैं। इस तरह से ये जो शैली है
ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और शैली पर लेखक, अनुवादक और पाठक का प्रभाव स्पष्ट रूप से उद्घाटित होता है, प्रतिबिंबित होता है, दिखाई भी देता है। इसलिए अनुवादक मूल लेखक की शैली का ज्ञाता होता है या होना चाहिए। यदि मूल लेखक की शैली का बोध अनुवादक को नहीं है, उसके व्यंग्य को वो नहीं जानता, उसकी अभिव्यक्ति कौशल की सहजता और सरलता से वो अवगत नहीं है, तो फिर अनुवाद में वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। कुछ व्यंग्यकार रचनाकार होते हैं, सटायर की बहुत सुंदर नियोजना करते हैं, उसका अनुवाद करना उसी धरातल पर जाकर संभव होता है। प्रत्येक रचनाकार की अपनी निजी शैली होती ही है, और शैली जो है वो शील से बनी है, और शील व्यक्ति सापेक्ष है। लेखक का अपना शील, उसकी अपनी शैली। इसलिए तुलसीदास ने लिखा भी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई रचनाकार सूक्ति रूप में अपनी बात को कहता है, तो कोई मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है। कोई सूत्रों में अपनी बात कहने में बहुत सहज महसूस करता है, अनुभव करता है, और कोई व्याख्या की शैली में, विस्तार की शैली में अपनी बात को कहने में विश्वास रखता है। किसी की रुचि संक्षिप्त वाक्य रचना में निहित रहती है, तो किसी की सुदीर्घ वाक्यों का प्रयोग कर अलंकृत भाषा में वाक्य विन्यास तैयार करने में रहती है। कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो गद्य में ही लय और ध्वनि रूपों को बनाए रखते हैं। इसलिए महादेवी का जो गद्य है वो काव्यात्मक गद्य। छायावादी कवियों का गद्य सामान्यतः हमें काव्यात्मक गद्य ही मिलता है। तो ये व्यक्ति के, रचनाकार के अपने व्यक्तित्व पर, अपनी दृष्टि पर, अपनी शब्द संपदा पर, इस पर भी निर्भर करता है। अनुवाद के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना, उसकी संरचना परक रूपों की जानकारी, यह भी अनुवादक को होनी चाहिए। लेखक के विशिष्ट अभिव्यंजना प्रणाली का ज्ञान भी अनुवादक के पास होना ही चाहिए। यदि अनुवादक को यह पता लग जाए कि इस लेखक या इस कवि के शब्द चयन के स्रोत क्या हैं, इसे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मन को भाता है, तो फिर वह उसी प्रकार की शब्द संपदा का अनुवाद करते हुए चयन करना चाहता है। उर्दूनिष्ठ है, बोलचाल की भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा है, तत्सम प्रधान है, संस्कृतनिष्ठ भाषा है, और इंग्लिश भाषा है। आजकल के समय में हिंदी इंग्लिश का एक मिश्रित रूप भी देखने को मिलता है। तो ये सब अनुवादक का ही उत्तरदायित्व होता है कि वह अनुवाद के साथ पूर्ण न्याय करे, और पूर्ण न्याय करने के लिए लेखक की विशिष्ट शैली और उसकी विशिष्टता को बनाए रखे, उस शैली को समझे जिसमें लेखक कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक या अन्य विधाओं में लिखता है। उसके साथ साथ उसके वैशिष्ट्य को भी वो जीवित रखने का प्रयत्न अनुवाद में अवश्य करे। इसी संदर्भ में अनुवाद पर पाठक वर्ग का दायित्व आ जाता है। यानी अनुवाद और अनुवादक यदि पाठक वर्ग की जिम्मेदारी की उपेक्षा करते हैं तो वह विफलता है। वह अपने पाठक वर्ग का चयन कर उन्हीं के अनुरूप भाषा का चयन करता है। अनुवादक को यह बोध होता है कि उसे किस स्तर के पाठकों के लिए अनुवाद करना है। किसी भी रचना का, किसी कहानी, उपन्यास, नाटक का, किसी कविता का, किसी ब्रजभाषा की, अवधी की, मैथिली की, भोजपुरी की, या पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इनका अनुवाद अगर हिंदी में करना है, या हिंदी से किसी रचना का अनुवाद यदि इन भाषाओं में करना है, तो उसके लिए उसे अपने पाठकों के स्तर को ध्यान में रखकर, ग्राह्यता की अपेक्षाओं और सीमाओं को ध्यान में रखकर भाषा का, शब्द का चयन करना होता है। यानी बोलचाल की भाषा में अनुवाद करना है, मर्यादित भाषा में, संस्कृतनिष्ठ भाषा में, एक उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करना है, यह उसे सुनिश्चित करना ही होता है। और उसका अतिरंजना में, माने खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करके या अति विस्तार करके
वह यदि सहज स्वाभाविक प्रयोग करके या कुछ कमतर आंक के वो प्रयोग करता है तो अनुवादक को उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। यदि आपके अनुवाद विषय के पाठक प्रबुद्ध हैं, साहित्यिक वर्ग के हैं, तो अनुवादक को चाहिए कि वो तत्सम प्रधान गंभीर भाषा का चयन करे। यदि वो विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों में भी प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, सेकेंडरी लेवल के या उच्च माने शिक्षा के भी जो अलग अलग स्तर हैं उनको ध्यान में रखकर देखें। विद्यालयी महाविद्यालयी स्तर के, हायर सेकेंडरी स्तर के जो बच्चे हैं वो उनकी ग्राह्यता, उनकी भाषा, शब्द संपदा की शक्ति, सीमाएं, इन सब की जानकारी उसे होनी ही चाहिए। जबकि आज की समस्या पर आधारित अनुवाद जनजीवन की व्याख्या के लिए किए तो जा रहे हैं और उसके द्वारा सहज, सरल और हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। लेकिन क्या ये प्रयोग भी हर क्षेत्र में, हर स्थल पर चल सकता है? भाषा की एक रूपता भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, ये महत्वपूर्ण है। कहीं उर्दू, कहीं अरबी, कहीं फारसी, कहीं हिंदी, कहीं संस्कृत, कहीं अंग्रेजी, इसका प्रयोग करके अनुवाद नहीं हो सकता, उसमें एक रूपता नहीं रहेगी। इसलिए शैली ज्ञान, विषय के गहन रूप एवं आरती संरचना का ज्ञान ये महत्वपूर्ण बन जाता है। शैली ज्ञान के द्वारा लक्ष्य भाषा की अभिवृद्धि में उल्लेखनीय योगदान यह भी किया जाता है। इस दृष्टि से मित्रों हम देख सकते हैं कि जब अनुवाद की प्रासंगिकता पर बात करें, उपादेयता पर बात करें, उपयोगिता पर बात करें, तो निश्चित रूप से हमारे सामने ये बात आती है कि अनुवाद की आवश्यकता तो आदिकाल से, भाषा के जन्म से बनी हुई है और आधुनिक और उत्तराधुनिक युग में भी, आज के समय में भी वो विधा जिसे हम अनुवाद कहते हैं वो प्रासंगिक हो गई है। बल्कि अद्यतन अधुनातन वैश्विक विकास की दृष्टि से, चौमुखी बहुमुखी उन्नयन की दृष्टि से वो अत्यंत आवश्यक हो गई, उपयोगी हो गई है। किसी भी समाज, देश का विकास अनुवाद के बिना संभव नहीं है, ये अब हमारी समझ में आ रहा है। अनुवाद की प्रासंगिकता का केवल एक ही आयाम नहीं है, कई कई आयाम हैं। उन सबको अगर हम दृष्टि डालें तो देख सकते हैं। इन कुछ उदाहरण के तौर पर यदि कोई पद लेकर हम देखें तो ये जानना उपयुक्त होगा कि अनुवाद का अर्थ क्या है। प्राचीन काल में अनुवाद सृजनात्मक साहित्य तक सीमित था, यानी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक तक ही सीमित था। किंतु आज अनुवाद हमारे जीवन व्यवहार की वस्तु बन गया है। हम केवल संवाद स्थापित करने के लिए, विचार विनिमय करने के लिए ही अनुवाद नहीं करते, अब तो शिक्षा और ज्ञानार्जन के लिए भी अनुवाद और अनुदित रचनाओं का अध्ययन करते हैं। बहुत से राष्ट्रों की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान अनुवाद के द्वारा ही संभव है। ये जो आयात निर्यात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विचार का, शैक्षिक मूल्यों का, मान्यताओं का, यह भी अनुवाद से ही संभव हो पाता है। विश्व की विभिन्न साहित्य श्रेणियों को देखें, श्रृंखलाओं को देखें, उनके बीच का परस्पर आदान प्रदान देखें तो अधिकांशतः वह अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुआ है। यानी अनुवादक ने अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में उपलब्ध साहित्यिक रचनाओं के वर्ग को ध्यान में रखकर, यानी वो कथात्मक रचना है, नाट्य रचना है, वैचारिक चिंतन की रचना है, वो कविता है, वो तमाम तरह के दूसरे वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों की सामग्री है, उन सब के बीच एक परस्पर संवाद का, एक आदान प्रदान का, एक सेतु निर्माण का काम वो अनुवाद और अनुवादक के माध्यम से होता है। इसलिए कह सकते हैं कि अनुवाद के माध्यम से अन्य भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने से जिन नई अभिव्यक्तियों का, नई प्रयोग धर्मिताओं का, नई नई संवेदनाओं का, विचारधाराओं का, जीवन अनुभूतियों का
साहित्य की शैलियों का परिचय हमें मिलता है, वह वास्तव में बिना अनुवाद के संभव नहीं था। हमारे जीवन के साथ साथ हमारी चिंतन शक्ति, हमारी साहित्य सृजना, इसको भी प्रोत्साहन मिलता है अनुवाद से। इसीलिए हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग हुआ, हिंदी में हाइकू छंद का प्रयोग हुआ। विश्व की अगर हम चर्चा न भी करें तो भारत जैसे बहुभाषा भाषी बहुसांस्कृतिक देश में अनुवाद की उपादेयता और प्रासंगिकता पर अब संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित भारतीय साहित्य के इतिहास की सार्वभौमिकता, इसको सिद्ध करने के लिए अनुवाद का आश्रय लेना ही पड़ता है। आज संस्कृत की रचनाएं, कालिदास जो विश्व का एक प्रतिष्ठित महाकवि है, नाटककार है, अगर हम कालिदास को देखें, अगर हम वाल्मीकि को देखें, अगर हम महाकवि भास को देखें, भर्तृहरि को देखें, एक से एक बड़ी विभूति संस्कृत और हिंदी में, भारतीय भाषाओं में सारस्वत कृपा से उपस्थित है। तो भारत की अनेक भाषाओं में जो साहित्य रचा गया, जो साहित्य की विधाएं रची गईं, जो साहित्य के इतिहास को समृद्ध करने का कार्य हुआ, उनमें सब में सार्वभौमिकता महत्वपूर्ण थी। यानी संवेदना के धरातल पर, विचार के धरातल पर, संस्कार के धरातल पर, संस्कृति के धरातल पर वह जो एकत्व का भाव है वह हमें देखने को मिलता है। इसलिए विश्व में मानवीय ज्ञानात्मक और भावात्मक संवेदनाओं को बदलने में अनुवाद कारगर भूमिका निभाता है। चाहे वैचारिक आदान प्रदान की चेतना हो, चाहे सामाजिक वैचारिकता में हुए परिवर्तन की बात हो, आधुनिक नवजागरण में पश्चिम के नए ज्ञान विज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना को विकसित करने का संदर्भ हो, हमें और पूरे विश्व को अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि अनुवाद वास्तव में एक ऐसा वाहन है जिस पर सवार हुए बिना हम इन दूरियों को पाट नहीं सकते। ये जो दूरियां हैं, ये जो अंतराल हैं, जो दो भाषाओं के बीच, दो बोलियों के बीच, दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच, दो शैक्षिक समुदायों के बीच जो दूरियां बन जाती हैं, उनको पाटने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमें अनुवाद रूपी गरुड़ पर विराजित होना पड़ता है, और फिर हम एक बहुदिशागामी सेतु की तरह अनुवाद का रचनात्मक उपयोग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अनुवाद वास्तव में लेखकीय आत्मा के विस्तार का दूसरा नाम है। वो लेखक स्रोत भाषा का होगा, वो स्रोत भाषा कोई भी हो सकती है, भारतीय या विदेशी। अगर उसका अनुवाद होता है लक्ष्य भाषा में, तो एक प्रकार से उसकी आत्मा का विस्तार होता है। और कौन है जो अपनी आत्मा के विस्तार के लिए गंभीर ना हो, इच्छुक ना हो? सभी चाहते हैं। आज की दुनिया में हर लेखक, कवि, चिंतक, विचारक, साहित्यकार ये चाहता है कि उसने जो कुछ लिखा है मुक्तक या प्रबंध रूप में, जो कविता या गद्य के रूप में, वह दूसरी भाषा में, दूसरी भाषा भाषी समुदाय के सामने उन ग्राहकों तक भी पहुंचे जिसे वो चाहता है कि लोग पढ़ें। यानी एक कुएं से निकलकर एक समुद्र में विचरण करने की लालसा ये रचनाकार की, चिंतक विचारक की होती ही है। इसलिए विश्व की प्रत्येक भाषा के श्रेष्ठ विचारक, कालजयी रचनाकार, लेखक, चिंतक, राजनेता, दार्शनिक, वैज्ञानिक, पत्रकार, डॉक्टर, अध्यापक, ये सब इनका मन करता है, इनकी इच्छा करती है, इनकी हार्दिक कामना होती है कि उनकी उपलब्धि, उनकी शोध, उसके ज्ञान से, उसकी उपजी नई नई स्थापनाओं से, नए नए निष्कर्षों से जो जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं, जो राष्ट्र को उन्नयन और विकास की ओर ले जाते हैं, ऐसी खोजों से विश्व लाभान्वित हो। वो केवल एक देश की, एक समुदाय की, एक समाज की उपलब्धि बनकर ना रह जाए,
उसे मानव सृष्टि के विकास के लिए, कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाए। इसलिए उसे भाषाई जो बैरियर्स हैं, जो अवरोध हैं, वो हटाने पड़ते हैं। कोई भाषा का बैरियर उसे रोक ना सके और वह अपनी उपलब्धियों की कीर्ति के साथ विश्व के नभ पर, विश्व के क्षितिज पर उपस्थित हो जाए, अवस्थित हो जाए, दैदीप्यमान हो जाए, चमकने लगे। इसलिए वो चाहता है कि उसके प्रदेश का देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो। भाषा, जाति, धर्म, समुदाय, राज्य, राष्ट्र, इन सब की सीमाएं वो लांघना चाहता है। इसलिए अनुवादक वास्तव में लोकहित के लिए, जनहित के लिए, मानव सृष्टि के कल्याण के लिए काम करना चाहता है। इसलिए वो इन सीमाओं का अतिक्रमण करके इनसे बाहर निकलता है। अपनी रचना को, अपनी सृजनात्मकता को वह अन्य भाषाओं में ले जाना चाहता है, भिजवाना चाहता है, वहाँ के पाठकों को उससे उपकृत करवाना चाहता है। ये वास्तव में अनुवाद और अनुवादक का वैश्विक स्तर पर यदि देखें तो एक परोपकार का कृत्य है, कार्य है। ये जनहित का, सर्वहित के कल्याण का कार्य है। इस दृष्टि से मित्रों, अनुवाद वास्तव में प्रासंगिक है। अलग अलग भाषा भाषी समुदाय के लोगों के लिए, पाठकों के लिए तमाम अवरोधों को, बैरियर्स को तोड़कर वो अपनी रचना को या किसी दूसरे की रचना को अनुवाद करके साधिकार निर्बाध पहुंचाना चाहता है। कभी कभी अनुवादक लेखक स्वयं होता है और बहुत बार लेखक स्वयं अनुवादक नहीं होता, तो उसे किसी दूसरे पर निर्भर भी करना पड़ता है। ये सब कुछ अनुवाद से और अनुवादक के अवदान से, योगदान से संभव हो पाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।